हेलो 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 हेलो। स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 के लेक्चर 4 की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सी डैश एक्स सावन की प्रकृति। ये जो लेक्चर है ये आपको बहुत ही, चलो बढ़िया है। ये वाला जो लेक्चर है ये होगा तो छोटा परंतु बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये कह सकते हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला लेक्चर है ये, जिसे आपको पूरा देखना है। और एक मिनट, ये लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही, ये ठीक कर देते हैं अपन फिक्स। और कहा था मैं कि ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा शॉर्ट हो, परंतु इस लेक्चर को जिसने समझ लिया उसने इस लेक्चर को ऑलमोस्ट पूरा समझ लिया। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना। जिस भी व्यक्ति ने इस लेक्चर को पूरा समझ लिया या पूरा उसे समझ में आ गया, तो आपको यह चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा समझ में जाएगा। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि यदि आपने सी डैश एक्स सावन की प्रकृति समझ लिया, इसका मतलब आपने हेलो एल्केन की सारी जानकारी को समझ लिया। कैसे वो अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया तेज करेंगे, किसके साथ धीमे करेंगे, सारी चीजें कौन बताएगा हमें? हमें बताएगा हेलो एल्केन के मध्य जो सी डैश एक्स सावन की प्रकृति है वो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जरा एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लूं, क्योंकि आपको पता ही होगा एनसीईआरटी की बुक से ही सर पढ़ाते हैं। ठीक बात। यदि आप भी चाहो तो ओपन कर सकते हो, आपको भी ओपन करना चाहिए बुक और उसी से पढ़ना चाहिए। चलिए, पहला पेज। पहला पेज में आप हेडिंग लगा लेंगे सी डैश एक्स आवंत की प्रकृति। क्या हेडिंग लगा लेंगे बेटा? सी डैश एक्स आबंध की प्रकृति। इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो विरचन का होगा, और वो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बाकी लेक्चरों के मुकाबले। अभी ये वाला लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण, ओहो, ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सी डैश एक्स आवंत की प्रकृति, ये आपको हेडिंग लगा लेनी है। आई होप आई एम विजिबल, आप सभी को सब कुछ सही सही दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या है सी डैश एक्स आवंत की प्रकृति? आप सभी को पता है, आप सभी ने अभी तक पढ़ा है क्या? आप सभी ने ये पता है, पढ़ा होगा कि जो एल्किल हैलाइड है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, कुछ इस प्रकार का आपका एल्किल हैलाइड दिखता है। अब इसमें क्या क्या है? तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन और हेलोजन है। क्या है मुख्य रूप से? हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि एल्केन और हेलोजन है। यहां पर ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, दिस वन। इसकी प्रकृति यदि आपको पता चल गई ये किस प्रकार से व्यवहार करता है और कैसे कैसे अभिक्रियाएं करेगा, ठीक है, तो हमें इसका नेचर जानना होगा, है ना। कोई व्यक्ति गुस्सैल है, कम गुस्सैल है, दयालु है, कब पता चलेगा? जब हम उसे सामने से देखेंगे, हमें उसकी सारी चीजों का अध्ययन हो, है ना। सही बात है। तो यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन दोनों पर आवेश कैसा होगा, इन दोनों पर आवेश कैसा होगा, या कौन कौन सा आवेश होगा। तो आप सभी को पता है कि ये दोनों जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से तत्व है बच्चा? ये दोनों जो है वो है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं, अर्थात इन पर नेगेटिव आयन बनाने की प्रकृति होती। ठीक बात। अब आवर्त सारणी में जब आप इस ओर जाओगे, इस ओर जाओगे, तो नेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती है ना। हम ये कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती है। तो आप सभी को पता होगा कार्बन यहां पर आते हैं और यहां पर 18 नंबर के तत्व आते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सारी गैसें। तो ये वाली निष्क्रिय गैसें होती हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। इसके बाद में जो 17 नंबर के तत्व होते हैं, 18 पे आते हैं 17 नंबर, यहां पर होता है बच्चा फ्लोरीन, इसके नीचे होता है क्लोरीन, इसके नीचे होता है ब्रोमीन, और यहां पर होता है आयोडीन। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो कैसी होती है?
कम होती है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या। हम किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु त्रिज्या की। मैं आवेश की भी बात करूंगा। यदि आप त्रिज्या समझ जाओगे तो आवेश अपने आप समझ में जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या। अब व्हाट इज परमाणु त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या क्या है? तो परमाणु त्रिज्या जो है, तो यहां पर कर देता हूं थोड़ी देर के लिए ना, क्या है परमाणु त्रिज्या, इस पर बात कर लेते हैं। अभी आपको आवेश पर में था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हिमांशी और अनामिका आ चुकी है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये वाला, तो आप लोगों ने एक बात देखी है कि बाएं बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है वो कम होता है। सिमिलरली ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अर्थात मैं यदि इसको ऐसा कर दूं तो आप ये कह सकते हो कि नीचे से ऊपर जाने पर आकार कम होता है। अर्थात ये परमाणु का नाभिक है और ये बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये नाभिक है और बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में इस ओर जाओगे, आवर्त सारणी में इस ओर जाओगे, ये नाभिक से जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी है ना बच्चा, ये धीरे धीरे करके कम होते जाएगी। कैसे होती जाएगी? ये छोटा होता जाएगा। परमाणु का आकार कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। सिमिलरली जब आप यही परमाणु पे इधर आ गए और ऊपर से नीचे चले गए, कहां चले गए? ऊपर से नीचे चले गए, तो ये परमाणु का आकार धीरे धीरे करके बढ़ते चला जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि परमाणु के जो कक्षाएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है। पहले 1s आता है, फिर 2s आता है। पहले पहली कक्षा होती है, यानी n का मान 1 होता है, फिर n का मान 2 होता है, फिर n का मान 3 होता है, फिर n का मान 4 होता है। तो कक्षा बढ़ती, जिस कारण से नाभिक और परमाणु, बाहरी कोश के परमाणु के बीच की दूरी बढ़ते जाती है, जिस कारण से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक बात, यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब आप सभी को एक बात क्लियर होनी चाहिए, आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि आबंध कौन बनाता है। आपने 11th पढ़ के आया है तो आपको पता होगा जो आबंध है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, है ना। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो आबंध बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन आबंध बनाते हैं बताओ? जो बाहरी कक्षा में होते हैं, जो बाहरी कक्षा में होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहां पर ये जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, 2s और 2p के, ये वाले आबंध बनाते हैं। 1s के बनाएंगे क्या? नहीं, है तो अंदर घूम रहे होंगे। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आबंध बनाने में। और कार्बनिक यौगिकों में दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती है? एक कार्बन और दूसरा हेलोजन। हेलोजन यौगिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन और हेलोजन। धीरे धीरे समझना, कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने यहां पर फ्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया और आयोडीन लिख दिया। सबसे पहले मैं परमाणु त्रिज्या पर आऊंगा। आप लोगों को आवेश की यदि बात बता दूं तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे, इस ओर जाओगे, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाएगी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या और आवेश दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। जब आप इधर से बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु त्रिज्या कम होगी, अर्थात ये कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। सिमिलरली यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। ठीक है, यहां पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो धीरे धीरे घटती है। क्यों घटती है अपन समझेंगे, इसे हम इसे भी समझेंगे आगे कैसे होता है। तो अब मान लो यहां पर फ्लोरीन है। यहां पर क्या है बच्चा? फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होगा वो होगा कितना होगा बताओ? कमेंट करके बताओ। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा 9, है ना। कभी कभी दिक्कत हो जाती है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है वो होगा हमारा 9, है ना। ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और फिर हम परमाणु का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इस हिसाब से हम लिखते हैं 1s2, 2s2 और यहां पर जो है वो होगा 2p2।
5 6 हो जाएगा तो वो 18 नंबर पे जाएगा, 2p5। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले इसकी संरचना बनाएंगे। यहां पर इसके पे आप ये कह सकते हो कि ये पहली कक्षा है, वाइड वाली जो आपको दिख रही है पहली कक्षा है, और ये जो दो दूसरी दिख रही है ये दूसरी कक्षा है। यहाँ पर यदि आप मेरे से पूछेंगे तो यहाँ पर जो है n बराबर 1 है, और नीचे जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है इसका मान है n बराबर 2। अब आई होप आपने 11th बहुत शिद्दत से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अब इसकी यदि बात करें तो इसके लिए भी हम यहाँ पर फ्लोरीन लिखेंगे। फ्लोरीन बीच में है तो यहाँ पर जो है जो केंद्र है वो नाभिक है। पहली कक्षा पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 1s2। अब आप दूसरी कक्षा पे आओगे, जब आप दूसरी कक्षा पे आओगे बच्चा, तो ओह मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, ये छोटा ही होगा क्योंकि आपको पता है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो कम होती है। एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजन की अवस्था आएगा तो यहाँ पर जो एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है ना ऊर्जा प्राप्त करेगा, और यहाँ से 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी कक्षा में चले जाएगा। तो यहाँ पर पी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर आएगा, 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 और यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वह भी यहाँ कहीं रहेगा। तो टोटल हो गए कितने? टोटल जो है मैंने ज्यादा बना दिए क्या, 3 दूनी 6 और 2 8। हमें यहाँ पर 7 ही करने हैं। देखो यहाँ पर गलती से एक 8 बन गया, इसे मिटा देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन आप, ओह इतना बड़ा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को मिटा दो। ये लो अपन वापस इसे रिवाइव कर देते। ठीक है, अच्छा मैंने गलती से, ये हो गए 2 और ये 5। ठीक है, 1s2 2s2 2s पे एक ही रहेगा, 2s पे हम एक ही कर देते हैं। ये लो ये s का हो गया। इसके बाद में p कक्षक पे कितने हैं बेटा, 5, और एक और p कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर, s उपकोष का यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से डायग्राम था ये, ऐसे। क्या है ये, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ये तुम्हें आसानी से समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे। ठीक है, ये तलस्थ अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, तलस्थ अवस्था। परंतु तलस्थ अवस्था में आबंध नहीं बनते, उत्तेजन अवस्था में बनते। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, यहां पर। ठीक है, ये उत्तेजन अवस्था। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और ये एस उपकोष का था जो कि ऊर्जा प्राप्त करके कहां आ गया, पी कक्षा में आ गया। अब यही जो है वो आबंध बनाएगा। यही क्या करेगा बच्चा, आबंध बनाएगा। किससे बनाएगा, कार्बन से। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अष्टक नियम के अनुसार, यहां 7 ही हैं। तो ये जो एस उपकोष का इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां से जाएगा किसके पास, इसके पास में, और यहां पर चलो इसके साथ ही जोड़ देते हैं, और ये यहां पर से कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो था नाभिक, ये भी है नाभिक। यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसे बोला जाता है आबंध लंबाई। इसका यदि छोटा सा डायग्राम हम बनाएं तो ये रहा कार्बन परमाणु, ये इसका नाभिक, और ये रहा फ्लोरीन परमाणु, फ्लोरीन का परमाणु। गोल बन जा भाई, बन जा यार गोल। चलो ये रहा फ्लोरीन का परमाणु। यहां से आप इन दोनों को मिलाओगे, ये जो आपको दिख रहा है इसे ही बोला जाता है आबंध लंबाई। क्या बोलते हैं इसे, आबंध लंबाई। अब ये आबंध लंबाई किस पर निर्भर करती है, परमाणु की त्रिज्या पर, अर्थात नाभिक से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो कार्बन तो बेचारा उतने का उतना ही रहेगा, बढ़ेगा क्या, जैसे ही आप फ्लोरीन पर आओगे इसकी परमाणु त्रिज्या इतनी होगी, फ्लोरीन की फ्लोरीन से थोड़ी बड़ी होगी, ब्रोमीन की इससे ज्यादा बड़ी होगी, और आयोडीन की सबसे बड़ी होगी। अर्थात मैं ये कहूं कि फ्लोरीन के नाभिक से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, इसलिए उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको पता है कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक जो है वो होगा 17। कितना होगा बच्चा, 17 होगा। अब जब आप 17 लिखोगे इलेक्ट्रॉन पे तो यहां पर 3p तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। जैसे क्लोरीन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने चले तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, और आगे आप जाओगे तो यहां पर आ जाएगा 3p5, 2 4 6 और डी हो गया
17। तो यहां पर देखो तीसरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन चला गया, अर्थात यदि हम क्लोरीन का डायग्राम बनाने जाएं तो ये होगी पहली कक्षा विच इज 1s, ये होगी दूसरी कक्षा और ये होगी तीसरी कक्षा। मतलब हर बार जो है इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में जाएंगे तो 4p पे पहुंच जाएगा, आयोडीन पे जाएंगे तो 5p पे पहुंच जाएगा। तो हर बार यहां पर नाभिक से जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो बढ़ती जाएगी, अर्थात जो है परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ते जाएगा। कार्बन तो वैसे ही रहेगा। तो एक इमेजिनरी डायग्राम में तुम्हारे सामने रख रहा हूं, एक इमेजिनरी डायग्राम में तुम्हारे सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे बेटा। ये रहा कार्बन, ठीक है, ये रहा कार्बन, इसके हम 3-4 डुप्लीकेट बना लेते हैं ना। एक, क्या हमारे पास में सर्कल का ऑप्शन है? क्या हमारे पास में सर्कल का ऑप्शन है? प्रॉपरली अच्छे से डायग्राम बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। चलो ये है हमारे पास में डायग्राम। सबसे पहला एक इतना बड़ा सर्कल लेते हैं, ये कार्बन का है, यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा। इसे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, तुम लोग भी मार्क हटा दो इसका और इसके डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये कार्बन है, ये क्या है, इन्हें आप मानो कार्बन। हर एक चीज बिल्कुल डायग्राम से समझी जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बना देते हैं इनका केंद्र, ठीक है। केंद्र जो है, केंद्र मतलब नाभिक, केंद्र मतलब जो है वो है नाभिक, ठीक बात। और ये बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन है, जिससे कौन जुड़ेगा बेटा, जिससे जुड़ेगा हेलोजन। यहां पर जो है वो हाइड्रोजन जुड़े हुए, हमें अभी उनसे कोई लेने देना नहीं, हमें लेना देना है हेलोजन से। हमें किसे लेना देना है? हमें लेना देना है हेलोजन से। अब हम बात करते हैं क्रमशः फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये प्रकृति वाला वीडियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो अब हम बनाते हैं इनके भी शेप, इनके शेप आपको बनाना जरूरी है। अब यहां पर आप समझो कि ये फ्लोरीन है, ये हो गया फ्लोरीन। इसके बाद में फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा जो है वो होगा क्लोरीन, इससे थोड़ा बड़ा होगा ब्रोमीन और सबसे बड़ा होगा आपका आयोडीन, ठीक है। अब जरा मैंने सेलेक्ट करके व्यवस्थित कर लूं, ये यहां पर आ जाएगा। इसका अपन मार्क हटा देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट, वाइट नहीं ऑरेंज कर देते हैं। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी कलर कर लेते हैं ऑरेंज, चूंकि हेलोजन है तो हेलोजन के कलर अपन ऑरेंज ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं भाई साहब, इसका कलर ऑरेंज और मार्क हटा देते हैं, ये यहाँ पर आ गया। और अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं ऑरेंज और मार्क्स जो है वो हटा देते हैं, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, अब आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये यहाँ पर नाभिक है और ये यहाँ पर नाभिक है। अब आबंध कौन बनाता है बेटा? आबंध बनाते हैं बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ गए। चलो व्हाइट कलर से दर्शा देते हैं, ये देखो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर से आप देखोगे, रेड कलर से मैं दर्शाता हूं, ये यहां से दिस, ठीक बात। देखो अब आप बताओ आबंध की लंबाई किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? तो आप यहां पर बहुत आसानी से चित्र को देखकर बता सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा यदि आबंध की लंबाई होगी तो वो होगी किसकी? कार्बन और आयोडीन के बीच की। इससे थोड़ी ज्यादा किसकी होगी? कार्बन और ब्रोमीन की। मध्य में यानी कि मिडिल में यदि हम बात करें तो किसकी होगी बच्चा? कार्बन और क्लोरीन की। और सबसे कम यदि बात करें तो किसकी होगी? कार्बन और फ्लोरीन की, कार्बन और फ्लोरीन की। अब आपको ये इमेजिन करना है कि जो आबंध की लंबाई है वो एक रस्सी है। क्या इमेजिन करना दिमाग में? आबंध की जो लंबाई है वो एक रस्सी है, ठीक बात। कर ली इमेजिन। अब उस रस्सी को ऐसे हाथ से पकड़ो, रस्सी को ऐसे हाथ से पकड़ो और तोड़ने की कोशिश करो अलग अलग स्थिति में। पहले ये मानो कि ये वाला हिस्सा कार्बन है, ये वाला हिस्सा फ्लोरीन है, आपने बहुत नजदीक नजदीक पकड़ा है और आप इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूटेगा क्या? हम बोलेंगे सर
इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा, जल्दी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो धनावेशित होता है और फ्लोरीन जो है वो ऋणावेशित होता है। आप लोगों को पता है आवर्त सारणी में बाएं से जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, सिमिलरली ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इसी को यदि दूसरे क्रम में बोलूं तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अर्थात आवंत की लंबाई बढ़ती है। अब ध्यान से देखो, आपको पता होगा नाभिक के बीच में होता है प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स होते हैं और ये नाभिकीय आवेश खींचते हैं, किसे? ऋणावेश को, परंतु ऋणावेश दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जितना प्रबल जो है नाभिक पर आवेश होता है उतना ही प्रबल इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रख सकते हैं। नॉर्मली आकर्षित होते हैं, परंतु यहां पर अलग ही सिद्धांत है। तो यहां पर इस नाभिकीय आवेश का सामना करने के लिए उतना ही प्रबल ऋणावेश भी होना चाहिए। तो जितनी कम त्रिज्या होती है उतना ही अधिक ऋणावेश होता है। ये एक तरह का आप इसे ऐसे समझ सकते हो। तो यहां पर जो है इस स्थिति पर ये रस्सी का एक सिरा है, ये रस्सी का दूसरा सिरा है। इस स्थिति को मान लेते हैं हम, यहां पर एक रस्सी का सिरा है, ये दूसरा है, यहां पर एक है, यहां पर दूसरा है और यहां पर ये। अब आप मुझे बताओ कि जब भी इस पर कोई क्रियाधार या अभिकर्मक हमला करेगा, पहले कौन सा आवंत टूटेगा? कौन जल्दी आवंत तोड़ेगा? तो सर जो आवंत लंबा होगा वो जल्दी टूटेगा। वो क्या होगा बच्चा? वो जल्दी टूटेगा। ये टूट जाएगा परंतु उतनी जल्दी नहीं टूटेगा, धीमे टूटेगा। ये और धीमे टूटेगा और ये बहुत कम टूटेगा। तो ये जो मध्यम वाला है ना, ये वाले, ये दोनों, दिस वन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जब हम अभी रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, ये जब हम अभी आगे रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो ये सबसे अच्छी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, स्टेबल बिल्कुल। और ये दोनों, ये भाई साहब, ये और ये जो है ये बड़े धीमे अभिक्रिया करते हैं। ये कैसे अभिक्रिया करते हैं? धीमे। यदि आयोडीन को कार्बन के साथ जोड़ना हो तो ये धीमे जोड़ते हैं, परंतु यदि फ्लोरीन को जोड़ना हो तो ये सबसे तेज जुड़ते हैं। सबसे तेज जोड़ने का कारण तुम्हें पता है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्लोरीन पर नेगेटिव। प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, दोनों पर एक दूसरे के विपरीत आवेश होता है। यहां पर आवेश तो होता है नकारात्मक, परंतु जितना चाहिए उतना नहीं होता, इस वजह से ये थोड़ा धीमे जुड़ते हैं। और ये दोनों मध्यम है तो ये फट से बिल्कुल नॉर्मल, ज्यादा अभिकर्मकों की अभिक्रिया के बिना ही ये जुड़ जाते हैं, तो आसानी से जुड़ता है बिल्कुल फट से। ये दोनों ठीक ठाक, और ये बहुत धीमे जुड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऋण आवेश अधिक है, परमाणु त्रिज्या कम है, इस वजह से ऋण आवेश जो है वो ज्यादा है। यहां पर है, मीडियम बोल सकते हो आप, मध्यम बोल सकते हो, है, यहां पर कम है और यहां पर जो है वो सबसे कम है। क्या? ऋण आवेश यहां पर ज्यादा है, इसीलिए धन आवेश की तरफ फट से आकर्षित होता है। यहां पर मध्यम है इसलिए अभिक्रिया बहुत सुटेबल रूप से, स्टेबल रूप से हो जाती है। यहां पर भी कम है, इतना ज्यादा कम नहीं बोल सकते, स्टेबिलिटी वाली गिनती पर है, और यहां सबसे कम है इसलिए अभिक्रिया धीमे होती है। तो अब आपसे पूछेगा कि आवंत की लंबाई सबसे कम किसकी होगी? प्रश्न यहां पर आएगा, आवंत की लंबाई सबसे कम किस में होगी? तो आप लिखेंगे कार्बन और फ्लोरीन के मध्य जो आवंत की लंबाई है वो सबसे कम होगी। कितनी होगी सर? कितनी होगी सर? तो हम इसे आखिरी टेबल में बनाएंगे, परंतु फिर भी यदि तुमको लिखना है तो यहां पर इस आवंत की लंबाई हमको नापनी होती है पिकोमीटर में, और पिकोमीटर में इसका नाप जो है वो होता है 139 पिकोमीटर। इसके बाद वाले की यदि बात करें तो ये होता है 178 पिकोमीटर, इसके बाद वाले का होता है 193 पिकोमीटर, और सबसे अधिक होती है 214 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहां पर जुड़ने वाली बात होगी, जब भी कार्बन को आयोडीन से जुड़ना होगा तो ये धीमे जुड़ा होगा, परंतु जब तोड़ने की बात होगी तो सबसे जल्दी यही भाई साहब छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आवंत की लंबाई ज्यादा है। आवंत की लंबाई ज्यादा होने के कारण पे आप रस्सी को जब इमेजिन करेंगे, रस्सी को जितना दूर दूर पकड़ेंगे खिंचाव अधिक लगेगा और आवंत बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। यहां पर रस्सी आपने बहुत पास पास पकड़ी है, और जब आप पास पास पकड़ के तोड़ने की कोशिश करोगे
तो रस्सी पर उतना खिंचाव नहीं पड़ेगा और वो नहीं टूटेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि यहां पर रस्सी की लंबाई कम है, कम लंबी रस्सी को यदि आप पास से पकड़ के तोड़ने की कोशिश नहीं टूटेगी, और दूर दूर पकड़ के तोड़ने की कोशिश करोगे, अर्थात एक व्यक्ति दूर है, एक आप यहां पे, दोनों को खींचोगे, टूट जाएगी। तो यहां पर जोड़ने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परंतु तोड़ने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। किसमें? C-I आबंध में। और यहां पर तोड़ने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सेकंड फैक्ट, विच इज एंथैल्पी। विच इज क्या? एंथैल्पी। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी मतलब आबंध को, तो आयनन यहां पर क्या लिखा है बेटा? C-X आबंध एंथैल्पी। इसे किलो जूल प्रति मोल पर नापा जाता है। तो यहां पर आप सभी को फिर से एक और बात बता दूं, फिर से मुझे शेप लाने पड़ेंगे और आप शेप से ही इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कार्बन तो जैसे का वैसे ही रहेगा, कार्बन के साथ हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, है ना। कार्बन जो है वो तो कार्बन है भैया। ये लो, ये बना दिया हमने कार्बन। जो ही रस्सी वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई ना, बस वो एग्जांपल यहां पर भी फिट होता है, यहां पर भी वह एग्जांपल फिट होता है। अरे ये एक लाइन में अलाइन नहीं है भाई साहब, इन्हें एक लाइन में अलाइन कर दें अपन। ये लो, ये एक लाइन में अलाइन हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये हो गया नाभिक, ये हो गए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये हो गए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही बनाते हैं आबंध। ये किससे बनाएंगे? हैलोजन परमाणु से आबंध बनाएंगे। किससे बनाएंगे बेटा? हैलोजन परमाणु से ये आबंध बनाएंगे। चलो अब अपन समझते हैं दूसरी स्थिति, वही सेम चीज। ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, और ये हो गया आयोडीन। चल, बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज, चल बढ़िया है। ये हो गए। अब इनके इलेक्ट्रॉन भी मैं ओवरलैप करवा देता हूं। यहाँ पे ये वाइट वाले इसके इलेक्ट्रॉन है, ये जुड़ गए हैं यहाँ पर, और ये रहा इनका केंद्र। अब आबंध एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ये बात तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। आबंध एंथैल्पी, एक होती है आयनन ऊर्जा, एक होती है आयनन ऊर्जा, उसी से मिलती जुलती होती है आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी का मतलब ये होता है बच्चा कि इन्हीं दो परमाणुओं के बीच जो आबद्ध बनता है उसे तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और ऊर्जा काय में नापते हैं हम? किलो जूल में नापते हैं। ठीक है, तो यहां पर कार्बन, ओहो रेड कलर नहीं जमेगा, दिखेगा नहीं तुम्हें। यहां पर कार्बन है, यहां फ्लोरीन है, यहां कार्बन है, यहां क्लोरीन है, यहां कार्बन है, यहां ब्रोमीन है, और यहां कार्बन है, और यहां आयोडीन है। ठीक है, अब एक फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम्हें बता दूं। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है। नाभिक के पास यदि इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के पास यदि इलेक्ट्रॉन है, अर्थात पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि नाभिक जो है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर एक नाभिकीय आवेश लगाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है उसे छोड़कर नहीं जा सकते, उसे नाभिकीय आवेश बोलते हैं। तो नाभिक के जितने पास इलेक्ट्रॉन होगा उस पर उतना ही अधिक ऋणावेश होगा। क्यों? क्योंकि वो उस नाभिकीय आवेश का सामना कर रहा है, प्रबल नाभिकीय आवेश का सामना कर रहा है। अब एग्जाम्पल के रूप में यहां पर एक नाभिक है और बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा है, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के पास होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एस उपकोष में होगा, वो ऊर्जा रिसीव करेगा, फिर पी कक्षक में जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा रिसीव करके आगे अगली कक्षा में जाते हैं। तो जितना नाभिक के पास होगा, नाभिकीय आवेश उतना अधिक होगा। नाभिकीय आवेश पे जब आप ऊर्जा देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, वो ऊर्जा रिसीव करेगा, फिर अगले उपकोष पर जाएगा। तो जितना पास होगा उतनी अधिक ऊर्जा लगेगी। जैसे जैसे ये नाभिक से दूर जाता जाएगा, नाभिकीय आवेश में कमी होगी, अर्थात नाभिक जो है वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे, नाभिकीय आवेश कम होगा, अर्थात आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये जो C-F है, इसकी आयनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नाभिक जो है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही प्रबल नाभिकीय आवेश लगाता है। ठीक बात। तो यहां पर आप लिखोगे इसका जो मान है वो है 452, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। फिर इसका होगा 351, इसके नीचे वाले का होगा 293 और इसका होगा 234। मैंने अभी आपको रस्सी वाला उदाहरण बताया था कि यहां पर रस्सी के दोनों सिरों को बहुत पास पास पकड़ा गया है। यदि हमें इस आबंध को तोड़ना है तो बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, परंतु यहां पर रस्सी के दोनों कोने बहुत दूर दूर हैं, 2 व्यक्ति उधर हैं, 2 व्यक्ति इधर हैं, एक एक भी और खींचेंगे तो ये पट से टूट जाएगा। आबंध एक तो ये हो गया, आबंध की लंबाई ज्यादा होती है। दूसरी चीज यदि हम बात करें तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ऐसे जाने पर बढ़ती है, ऐसे जाने पर क्या होता है, बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर ये जो है वो कम होती है। ठीक बात। तो ध्यान से यदि यहां पर देखोगे तो इधर बहुत अधिक ऋण आवेश है, यहां पर धन आवेश है। ये दोनों विपरीत आवेश है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु यहां पर ऋण आवेश है, कैसा है ऋण आवेश, बहुत ज्यादा कम है, और इस पर प्लस आवेश है। ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल आबंध तो जुड़ा हुआ है परंतु मजबूत नहीं है। 2 चीजें काम कर रही हैं, सबसे पहला आबंध की लंबाई, और दूसरी आप ये कह सकते हो कि विद्युत ऋणात्मकता भी कम हो रही है। दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। तो यहां पर एंथैल्पी का मान आप देखोगे तो ये रही समरी। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम यू से दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, विद्युत डायपोल जिसे बोला जाता है। तो ये म्यू जो है वो बराबर होता है Q इंटू डी के, Q इंटू डी, अर्थात 2 विपरीत परमाणु पर उपस्थित आवेश गुणित उनके मध्य की दूरी अर्थात आबंध की लंबाई। तो फैक्ट के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है फ्लोरीन, ठीक है, परंतु एक जगह ये मात खा जाता है, विच इज आबंध की लंबाई, है ना। विद्युत ऋणात्मक बहुत अधिक परंतु आबंध की लंबाई कम। हालांकि इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण की यदि बात करी गई है, देखो Q का मतलब तुम्हें अभी सर ने बताया कि इसका मतलब होता है आवेश, और इसका मतलब क्या होता है बच्चा, दूरी। इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसकी गणना करी जाएगी। इसे मिटा देते हैं अपन। तो यदि C-F है, C-Cl है, C-Br है और C-आयोडीन है, तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है परंतु आबंध की लंबाई बढ़ती है। तो दोनों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां आबंध की लंबाई जाता है परंतु ऋण आवेश जो है वो कम है। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे, आवेश और दूरी का गुणा करेंगे, तो यहां पर आएगा 1.636। यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान बहुत कम होगा। सबसे कम यदि आपको बोला जाए तो यहीं पर आयोडीन वाले का होता है। आयोडीन और कार्बन के बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो सबसे कम होगा। इसके बाद जो होता है 1.830, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का है। इसके बाद में होता है 1.860 और यहां पर होता है 1.847। अब आप बोलेंगे कि सर सबसे अधिक इसकी बात करी जाए तो इसकी होती है, ठीक है, सबसे अधिक इसकी बात करी जाए तो इसकी होती है। यहां पर ऋणावेश तो ज्यादा है, परंतु जो आबंध की लंबाई है वो आपने शुरू से देखा है वो बहुत कम है। यहां पर ऋणावेश भी अच्छा है और आबंध की लंबाई भी ठीक ठाक है।
इस वजह से यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इन सभी की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, और यही ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है किस पर, परीक्षा में। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला, उस तत्व पर आवेश ऋण आवेश, उपस्थित आवेश, और उन दोनों के बीच की दूरी। तो यहां पर दूरी भी ठीक ठाक होगी और आवेश भी ठीक ठाक होगा। उन दोनों का गुणनफल जब आप ज्ञात करेंगे तो 1.860 आएगा, जो कि आपको संख्यात्मक रूप से भी पूछा जा सकता है और सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से द्विध्रुव आघूर्ण किसका सबसे अधिक होगा, C डैश F, C डैश Cl, C डैश Br, C डैश आयोडीन। तो ये आपको बताना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। इसके बाद में सबसे कम की यदि बात करें तो ये भाई साहब है, और इससे ज्यादा आपका C डैश Br का है, इससे ज्यादा C डैश F का है, और सबसे ज्यादा C डैश Cl का है। तो यहां आके आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको नहीं आया होगा तो आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, पृष्ठ क्रमांक जो है कितने पर बनी हुई है ये टेबल, 167 पे बनी हुई, नई एनसीईआरटी पे मुझे नहीं पता। तो आप सभी को एक और चीज बता दूं कि यहां पर शुरू में बता दिया था C डैश X पे यदि हम बात करें तो C पर पॉजिटिव आवेश होता है और X पर नेगेटिव आवेश होता है। दोनों ही P ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु इधर जाने पर ऋणात्मकता बढ़ती है। तो कार्बन की तुलना में हैलोजन जो है वो अधिक ऋणात्मक होते हैं। तो जब भी कोई आक्रमण होगा तो कार्बन पर हमेशा नाभिक रागी लोग आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करेगा बेटा, नाभिक। यहां पर नाभिक रागी अभिक्रियाएं ज्यादा होगी, नाभिक रागी लोग यहां पर ज्यादा आक्रमण करेंगे, और इस हैलोजन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन रागी लोग आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी। नाभिक रागी पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन रागी पर धन आवेश होता है। आर्या चौहान, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। काफी लेट हो गए हो आप, ऑलमोस्ट मैं लेक्चर एंड करने वाला हूं ये। तो आई होप यहां पर आप समझ गए होंगे। आवंत की लंबाई की यदि बात करें तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा रूल है, C डैश F आवंत की लंबाई सबसे कम होती है, जबकि C डैश I की आवंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। कारण इस परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्य कोश की इलेक्ट्रॉन की दूरी आयोडीन पर अधिक होगी। आवर्त सारणी का ये नियम ये कहता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, जिससे जब भी वो किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आवंत की लंबाई बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है, चलिए बढ़िया है। और यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता वाला फैक्टर यह है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो यहाँ पर C डैश F में जो फ्लोरीन है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होगा, और यहाँ पर आयोडीन जो है वो सबसे कम ऋणात्मक होगा। आयोडीन जो है वो कम ऋणात्मक होगा। इसीलिए यहां पर आपको आवंत एंथैल्पी का मान सर ने बता दिया, किधर गए, यहां पर आवंत एंथैल्पी का मान आपने बता दिया। नाभिक से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी कम, तो उस कम दूरी होने के कारण पे प्रबल नाभिकीय आवेश होगा, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना, नाभिकीय आवेश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात छोटी रस्सी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, लंबी रस्सी कम ताकत लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आवंत एंथैल्पी का मान आपने देख लिया। इसी प्रकार से आवंत की लंबाई भी देख लो, परमाणु त्रिज्या पर ये निर्भर करती है। यदि कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, में से हम अगले वाले लेक्चर में इसे कवर करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया है, मस्त है। जल्दी ही आपकी बायोलॉजी की क्लास भी होगी, यहां आके इसे समाप्त करते हैं। मैडम जल्दी ही आपको बायोलॉजी की क्लास आके भी पढ़ाएंगी, ठीक बात बेटा। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी कल वाले वीडियो में। कल का टॉपिक तो मैं बता दूं, कल से हम प्रवेश करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रिएक्शन में। तो ये वाला वीडियो रिएक्शन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया कि कौन जल्दी जुड़ेगा, कौन धीमे जुड़ेगा, कौन जल्दी साथ छोड़ के भागेगा, कौन साथ छोड़ के नहीं भागेगा, किस पर अधिक ऋण आवेश होगा, किस पर ऋण आवेश नहीं होगा। ये सारी चीजें यदि आपको पता चल गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन तो हलवा है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मतलब जो भी रिएक्शन आगे आने वाली है वो तुम समझ जाओगे। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन का विरचन। विरचन को मेकिंग बोलते हैं,
प्रिपरेशन इन इंग्लिश, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये हमारा कल का टॉपिक होगा बच्चा, इसे हम कल से स्टार्ट करेंगे और आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि ये लेक्चर बोर मारा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, परंतु इसे पूरा तो देखना पड़ेगा। यदि ये समझ में आ गया तो आगे की रिएक्शन तो अपने आप आसान हो जाएगी, है ना, अपने आप कैसी हो जाएगी, आसान। तो फटाफट से कल के लिए हेडिंग लगा लो, टेबल जो बनी है वो बना लेना। इसमें बस सिंपल इतना लिखना कि हेलो एल्केन में C-X आवंत परमाणु के कारण पे यह ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं। एक सिरे पर ऋण आवेश होता है और एक सिरे पर धनावेश होता है। ठीक है, ये वाली बात यहां पर जो दिख रहा है ये बुक में लिखी हुई है कि C-X आवंत जो है वो ध्रुवीय होते हैं। यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार आता है कि C-X आवंत की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय या अध्रुवीय। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूं कि द्विध्रुव का ऑब्जेक्टिव आएगा, तुम्हें आवंत की लंबाई का ऑब्जेक्टिव आएगा, तुम्हें आयनन एंथैल्पी का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तुम्हें यह भी आ सकता है कि कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक नहीं है। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि C-X आवंत की प्रकृति ध्रुवीय होती है अध्रुवीय होती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक से, बने हैं मतलब पहले एग्जाम में, है ना। तो इन्हें जरा याद रखना, कल की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, सभी लोग आएंगे। डन, ध्यान रखना अपना, सभी को स्वस्थ रहना है। जल्दी मुलाकात होगी कल। राधे राधे।